Welcome to our YouTube channel Learn with Azad. Dream big and believe in yourself. आज के इस वीडियो में हम क्लास 7 के सबक रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स अज़ुयों में तनफ्फुस से मुताल्लिक़ चंद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे। पहला सवाल, खलियों में ऑक्सीजन की मदद से ग़िज़ा को तोड़कर तवानाई आज़ाद करने का अमल क्या कहलाता है? ऑप्शन है ये सांस लेना ब्रीथिंग, बी खलवी तनफ्फुस सेल्यूलर रेस्पिरेशन, सी सांस लेना इनहेलेशन, डी सांस छोड़ना एक्सहेलेशन। चूंकि यहाँ पर ग़िज़ा को तोड़ने का अमल जो चल रहा है वो खलिए के अंदर हो रहा है और लिए इस किस्म के तनफ्फुस को हम जो है खलवी तनफ्फुस कहते हैं, इसलिए आंसर है ऑप्शन बी। अगला सवाल, दर्ज झेल बयानात में से सही बयान या बयानात को शनाख्त कीजिए। बयानात हैं, ग्लूकोज को तोड़ने का अमल ऑक्सीजन की मौजूदगी में वाक़ई हो तो उसको हवाई तनफ्फुस एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। तो ये जो है बिल्कुल सही जवाब, सही बयान है। यानी जब ग्लूकोज को ऑक्सीजन की मौजूदगी में तोड़ा जाता है तो उसको एरोबिक रेस्पिरेशन या हवाई तनफ्फुस कहते हैं। दूसरा बयान, ग्लूकोज को तोड़ने का अमल ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में वाक़ई हो तो उसको गैर हवाई तनफ्फुस यानी अनेरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ये भी जो है बिल्कुल दुरुस्त बयान है। ग्लूकोज को तोड़ने का अमल अगर ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में हो तो वो अनेरोबिक रेस्पिरेशन होता है। तीसरा बयान, ग्लूकोज ऑक्सीजन की मौजूदगी में अगर टूटता है तो बनने वाले मुहासिलात कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और तवानाई, ये भी सही है। एरोबिक रेस्पिरेशन हवाई तनफ्फुस के नतीजे में हासिल होने वाले मुहासिलात हैं और गैर हवाई तनफ्फुस यानी अनेरोबिक रेस्पिरेशन के जरिए ग्लूकोज अगर टूटता है तो हासिल होने वाले मुहासिलात कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और तवानाई, ये जो है गलत है। तो गैर हवाई तनफ्फुस के जरिए जब कोई खलिया या कोई अज़ुया गैर हवाई तनफ्फुस करता है तो हासिल होने वाले चीज़ों में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तवानाई भी होती है, लेकिन पानी नहीं होता। इसके जगह पर वो अज़ुये के नौयत के ऊपर डिपेंड होता है। कभी अल्कोहल तैयार होता है और कभी लैक्टिक एसिड तैयार होता है, इसलिए जो है ये गलत हुआ। तो इस लिहाज से आंसर हुआ 1, 2, 3, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला सवाल, दर्ज झेल में से ये गैर हवाबाश अनेरोब्स होते हैं। ऑप्शन से ईस्ट, पौधे, वायरस, तमाम जानदार। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ये ईस्ट। ईस्ट को हम अनेरोब्स कह सकते हैं यानी गैर हवाबाश, क्योंकि ये गैर हवा ही तनफ्फुस करते हैं, अनेरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं और उसके नतीजे में जैसा कि हमने पहले सवाल में देखा अल्कोहल तैयार करते हैं और ये अल्कोहल को कसीर मिकदार में बीर और उसी तरह से वाइन वगैरह वगैरह की सनतों में जो है इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए इनको गैर हवाबाश कहा जाता है। अगला सवाल, भारी वर्जिश के दौरान किस चीज के जमा हो जाने से पैरों में ईंधन या क्रैम्प्स होती है? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक एसिड, अल्कोहल, पानी। तो जवाब है अल्कोहल। तो हम यहाँ पर देखेंगे जब कोई फर्द जो है भारी वर्जिश करता है तो उसके पैरों के उजलात में ईंधन यानी क्रैम्प्स होते हैं। उसकी वजह क्या है बोले तो लैक्टिक एसिड का जमा हो जाना। ये क्यों होता है? जब कोई फर्द भारी वर्जिश करता है तो उसके उजलात में ऑक्सीजन की कमी होती है, यानी उसको ऑक्सीजन बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लेता है वर्जिश के दौरान। अब ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से ग्लूकोज जब टूटता है तो यह मुकम्मल तौर पर नहीं टूटता, यानी यहाँ पर गैर हवाई तनफ्फुस का अमल चलता है यानी अनेरोबिक रेस्पिरेशन चलता है, जिसके नतीजे में जब ये ग्लूकोज टूटता है तो लैक्टिक एसिड, लैक्टिक तुरशा बनाता है। अब ये लैक्टिक तुरशा मुकम्मल पर टूटा नहीं है, इसलिए जो है मजिल्स में ये ईंधन या क्रैम्प्स पाए जाते हैं। अब ये लैक्टिक एसिड मुकम्मल तौर पर टूटना है, तोड़ा जाना है, तो इसको जो है हम गर्म पानी से नहाने से या फिर जो है मालिश करने से, तेल लगाकर वगैरह जो है मालिश करने से ये मुकम्मल तौर पर टूट जाता है और मजिल्स क्रैम्प्स जो है वो छूट जाते हैं, हमें राहत मिलती है। अगला सवाल, दर्ज झेल बयानात पढ़कर गलत बयान या बयानात को शनाख्त कीजिए। ऑप्शन ए, एक इनहेलेशन और एक एक्सहेलेशन को मिलाकर हम सांस लेना कहते हैं, तो ये सही पॉइंट है। बी, 1 मिनट में लिए गए सांसों की तादाद को हम सांसों की शरह कहते हैं यानी रेस्पिरेशन रेट, ये भी सही है। आराम की हालत में एक बालिग इंसान 15 से 18 मरतबा फी मिनट सांस लेता है, ये भी सही है।
ऑप्शन डी, सांस लेने की शरह हर हाल में मुस्तकिल होती है, यह गलत है। सांस लेने की शरह तनफुसी जो रेट है, रेस्पिरेशन रेट, ये बदलता रहता है। अगर कोई फर्द आराम की हालत में है तो 15 से 18 होता है, और तेज वर्जिश करता है तो वो जो है 25 तक भी बढ़ जाता है। इसलिए जो है गलत जवाब, सांस लेने की शरह हर हाल में मुस्तकिल होती है, यह गलत हुआ। अगला सवाल, सांस लेने और छोड़ने में, ब्रीथिंग में ये अहम रोल अदा करते हैं। ऑप्शन है नाक, हवा की नाली, बी पसलियों का पिंजरा डायाफ्रेम, सी फेफड़े और नाक, डी नाक और नथने। तो सांस लेने और छोड़ने यानी ब्रीथिंग के अमल में जो है पसलियों का पिंजरा यानी रिबकेज और डायाफ्रेम वाल्व, ये दोनों का रोल अहम होता है। अगला सवाल, सांस बाहर छोड़ने एक्सहेलेशन के दौरान पसलियां होते हैं, ये बैरोनी तरफ हरकत करते हैं, बी नीचे की तरफ हरकत करते हैं, सी ऊपर की तरफ हरकत करते हैं, डी हरकत नहीं करते हैं। तो ये एक्सहेलेशन की बात हो रही है, तो यहाँ पर जो है रिब्स यानी पसलियां जो है वो अंदर की तरफ हरकत करते हैं, यानी हम उसको नीचे की तरफ भी कह सकते हैं। यानी जब कोई फर्द इनहेलेशन करता है यानी सांस अंदर लेता है, तब क्या होता है, यहाँ पर पसलियों का पिंजरा होता है, पसलियों का पिंजरा, और इसके नीचे एक डायाफ्रेम वाल्व पाया जाता है जिसको हम डायाफ्रेम कहते हैं। अब इसकी हम बात करते हैं तो इस डायाफ्रेम वाल्व का और ये पसलियों का जो है बहुत अहम रोल होता है सांस लेने में। जब डायाफ्रेम वाल्व नीचे की तरफ जाता है और पसलियां ऊपर की जानिब यानी आगे की जानिब आते हैं, तो लंग्स के अंदर, फेफड़ों के अंदर जो है हवा का दबाव कम हो जाता है, इसलिए हवा फिजा से जो है अंदर को दाखिल होती है। इस तरह इनहेलेशन का प्रोसेस चलता है। और इसके बरअक्स रिवर्स में जब ये डायाफ्रेम ऊपर की जानिब जाता है और पसलियां अंदर की जानिब जाते हैं, तो फेफड़ों को अंदर जो है, फेफड़ों के अंदर हवा का दबाव कम हो जाता है, इसलिए अंदर की हवा बाहर जाती है। तो इस तरह से हवा का अंदर दाखिल होना और हवा का बाहर जाना यानी सांस अंदर लेना और सांस छोड़ने का अमल चलता है। तो यहाँ पर एक्सहेलेशन पूछा गया है, इसलिए एक्सहेलेशन में क्या होता है, डायाफ्रेम ऊपर की जानिब उठता है और पसलियां अंदर की जानिब या नीचे की तरफ हरकत करते हैं, इसलिए एक्सहेलेशन चलता है। अगला क्वेश्चन, सांस लेना है यानी ब्रीथिंग है, जिस्म को ऑक्सीजन फराहम करना, ग़िज़ा को तोड़कर जिस्म के लिए जरूरी तवानाई फराहम करना, कार्बन डाइऑक्साइड को जिस्म से खारिज करना, खलियों में पानी तैयार करना। यह सांस लेने का अमल जो है जिस्म को ऑक्सीजन फराहम करना और कार्बन डाइऑक्साइड को जिस्म से बाहर खारिज करना है, ये दोनों को जो है हम सांस लेना कह सकते हैं, इसलिए आंसर जो है ऑप्शन सी है। अब यहाँ दीगर ऑप्शन को अगर देखते हैं, ग़िज़ा को तोड़कर जिस्म के लिए जरूरी तवानाई फराहम करना, ये रेस्पिरेशन है यानी तनफ्फुस का अमल है, ये इसको हम तनफ्फुस कहते हैं। और खलियों में पानी तैयार होना भी जो है तनफ्फुस के बदौलत होता है। अगला सवाल, बाहर छोड़े जाने वाली हवा एक्सहेल्ड एयर में पाई जाती है, 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड, 21% ऑक्सीजन, कसीर मिकदार में ऑक्सीजन, 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही जवाब हुआ ऑप्शन डी। तो ये दोनों जो है अंदर लेने वाली हवा में पाई जाने वाली, अंदर लेने वाली यानी मतलब इनहेल्ड एयर में पाए जाने वाले गैसों की मिकदार होती है, जबकि ये बाहर छोड़े जाने वाली हवा में गैस की मिकदार होती है। अगला सवाल, फेफड़ों के जरिए तनफ्फुस इनमें नहीं देखा जा सकता, यानी लंग्स के जरिए तनफ्फुस किसमें नहीं देखा जा सकता, गाय, बकरी, मेंढक, छिपकली, परिंदे और सांप, तितली और मच्छर। तो इसका सही जवाब हुआ तितली और मच्छर, क्योंकि ये हशरात हैं, इनके अंदर लंग्स या फेफड़े नहीं होते, बाकी के तमाम जानवरों में फेफड़े पाए जाते हैं। अगला सवाल, जोड़ लगाएं। इस तरफ जानदारों की मतलब चीजें हैं और इस तरफ जो है उनके नाम दिए गए हैं। हशरात की हवाई नालियां, हशरात की हवाई नालियों को हम जो है ट्रैकिया कहते हैं। हशरात के हवाई सुराख, इनको हम स्पिरकुल्स कहते हैं। पत्तों के सतह पर छोटे मसामत स्टोमेटा होते हैं और सदरी कोहबे के उजलाती फर्श को हम डायग्राम कहते हैं, जैसे इसके पहले सवाल में देखे थे। तो इस तरह से आंसर हुआ A2, B1, C4 और D3। तो आंसर ऑप्शन ये। अगला सवाल, केचुआ और मेंढक जिल्दी तनफ्फुस अंजाम देते हैं, इसलिए उनकी जिल्द होती है। केचुआ और मेंढक की तनफ्फुस जो है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन यानी जिल्दी तनफ्फुस है, इसलिए उनकी जिल्द नम और चिकनी होती है, नम और खुरदरी होती है, खुश्क और खुरदरी होती है, खुश्क और चिकनी होती है। तो सही जवाब हुआ ऑप्शन ये, उनकी जिल्द मॉइस्ट और
चिकनी होती है। अगला सवाल, दर्ज झेल में से गलत बयान को शनाख्त कीजिए। ये ग़िज़ा को तोड़ने का अमल ऑक्सीजन की मौजूदगी में खलिए में वाक़ई होता है, तो ये बिल्कुल सही है, यानी खलिए के अंदर वाक़ई होता है यह अमल। मेंढक फेफड़ों और जिल्द दोनों के जरिए तनफुस का अमल अंजाम दे सकता है, ये भी सही है। मेंढक के अंदर जो है जिल्दी तनफुस भी होती है और फेफड़ों के जरिए भी तनफुस होती है। हशरात के जिस्म के निचले हिस्से में दहाने या स्पिरकुल्स पाए जाते हैं, ये जो है गलत है, तो इसका जवाब यही है। यानी जो स्पिरकुल्स हमने इससे पहले बात की, स्पिरकुल जो है हशरात समझेंगे, हशरात का ढांचा, अगर ये झिंगर का ढांचा है तो इसके जो छोटे छोटे सुराख होते हैं इन्हें हम स्पिरकुल्स कहते हैं, जहां से गैसों का तबादला होता है। ये तमाम जिस्म पर फैले हुए होते हैं, ना कि निचले हिस्से में। ऑप्शन डी देखेंगे, बाहर छोड़ने वाली हवा में यानी एक्सहेल्ड एयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार इनहेल्ड एयर से भी ज्यादा होती है, ये भी सही है, तो आंसर हुआ ऑप्शन सी। अगला सवाल, ईस्ट के जरिए अंजाम दी जाने वाली गैर हवाई तनफुस को कहा जाता है? तहलील, तरकीब, तखमीर, तख्तीर, तो आंसर है तखमीर, यानी फेर्मेंटेशन। फेर्मेंटेशन इज आल्सो नोन एज अनेरोबिक रेस्पिरेशन। गैर हवाई तनफुस को हम फेर्मेंटेशन भी कह सकते हैं। अगला सवाल, दर्ज झेल में तनफुसी निज़ाम से मुताल्लिक अलग या मुख्तलिफ जानदार को पहचानिए, यानी किसका तनफुसी निज़ाम मुख्तलिफ है? झिंगर के अंदर जो है ट्रैकियल रेस्पिरेशन पाया जाता है, यानी खसीबी तनफुस। टिड्डा, चूंकि ये भी हशरात है, इसके अंदर भी वही पाया जाता है। चूंटी भी हशरात में शामिल होती है, इसलिए इसके अंदर भी ट्रैकियल। घूंगा स्नेल होता है, इसके लिए इसमें जो है ट्रैकियल रेस्पिरेशन नहीं होता, तो मुख्तलिफ जानदार ऑप्शन डी है। अगला सवाल, पहाड़ों पर चढ़ने वाले अपने साथ ऑक्सीजन ले जाते हैं क्योंकि? पहाड़ों पर चढ़ने वाले जो माउंटेनियर्स होते हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाते हैं, वो इसलिए है 5 किलोमीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में हवा नहीं होती, वहां जमीन पर मौजूद हवा के मुकाबले में हवा की कम मिकदार मौजूद होती है, हवा की दर्जा हरारत वहां जमीन की दर्जा हरारत से ज्यादा होती है, हवा का दबाव जमीन पर हवा के दबाव से ज्यादा होता है, तो आंसर है ऑप्शन बी, यानी वहां हवा की मिकदार कम होती है, इसलिए जो है वो ऑक्सीजन के सिलेंडर्स ले जाते हैं। अगला सवाल, बच्चों में तनफुस की शरह तेज होती है, ये, और बी, मर्दों के मुकाबले में औरतों में तनफुस की शरह हल्की सी तेज होती है। तो दो बयान दिए गए हैं, हमें सही बयान या गलत बयान मालूम करना है। तो इसके ऊपर अगर देखते हैं तो बच्चों में तनफुस की शरह तेज होती है, बिल्कुल सही है। बच्चों के अंदर तनफुस की शरह बड़ों के मुकाबले में या बालिगों के मुकाबले में तेज होती है, और मर्दों के मुकाबले में औरतों में तनफुस की शरह हल्की सी तेज होती है, ये भी सही है, क्योंकि पैदाइशी तौर पर उनके लंग्स यानी फेफड़े जो है थोड़े से छोटे होते हैं, और ऑक्सीजन कसीर मिकदार में हासिल करने के लिए वो बालिग मर्दों के मुकाबले में तनफुस की शरह कुछ ज्यादा होती है, इसलिए ये और भी दोनों सही, ऑप्शन डी इसका आंसर है। अगला सवाल, गलफड़ों के जरिए तनफुस इसमें देखा जा सकता है? मेंढक का लार्वा, मछली, डॉल्फिन और व्हेल, सिर्फ मछली, ये तमाम। तो गिल्स के जरिए तनफुस जो है हम मेंढक का लार्वा और मछली में देख सकते हैं। अगला सवाल, ज्यादा तवानाई इस अमल में खारिज होती है? तखमीर यानी फेर्मेंटेशन, हवाई तनफुस एरोबिक रेस्पिरेशन, गैर हवाई तनफुस सांस लेना, तो आंसर जो है वो हवाई तनफुस बी है। तवानाई इस अमल से बहुत ज्यादा मिकदार में खारिज होती है। अगला सवाल, उजलात ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में तनफुस के जरिए इसको तैयार करते हैं? अल्कोहल, कसीर मिकदार में तवानाई, कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक तुरशा। तो इस सवाल का हमने जो है पहले ही जवाब डिस्कस किया है, लैक्टिक तुरशा। उजलात जब तेज मिकदार में यानी भारी वर्जिश करते हैं तो उजलात में जमा होने वाली शय लैक्टिक तुरशा है, वही यहाँ पर दोहरा कर पूछा गया है। अगला सवाल, चूने का पानी दूधिया पानी में तब्दील होने की वजह है? ये आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है चूने के पानी को दूधिया पानी मिल्की वाटर में तब्दील करती है। अगला सवाल, पौधा इस हिस्से से गैसों के तबादले का काम अंजाम देता है? पत्ता, तना, जड़ या तमाम? तो आंसर है ये तमाम। पत्तों के अंदर गैसों के तबादले के लिए उसमें स्टोमेटा मौजूद होता है, और तने के लिए लेंटिसेल्स पाए जाते हैं, और जड़ों के जरिए वो रूट हेयर के जरिए और जमीन में पाए जाने वाले छोटे छोटे सुराखों के जरिए जो है पौधा तीनों हिस्सों से गैसों का तबादला कर सकता है।
अगला सवाल, गलफड़े होते हैं, जिल्द के उभारे, मछली के दान पे, मछली के फिन, कोई नहीं। तो गलफड़े जो है मछली के जिल्द के उभारे होते हैं, जायदे होते हैं, इसलिए आंसर जो है ऑप्शन ये है। अगला सवाल, पौधों में तनफ्फुस से मुताल्लिक सही बयान को शनाख्त कीजिए। पौधे तनफ्फुस के दौरान ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करते हैं, ये गलत है। पौधे दिन के तनफ्फुस में कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं, ये भी गलत है। पौधों में सिर्फ रात के वक्त तनफ्फुस का अमल वाक़ई होता है, ये भी गलत है। पौधों के खलियों में ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है, ये सही जवाब है। यानी पौधे तनफ्फुस के लिए हूबहू दीगर जानदारों की तरह यानी इंसानों की तरह ही वो भी अपनी कारकर्दगी अंजाम देते हैं। पौधे तनफ्फुस करते हैं तो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं, तो इसलिए जो है ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला सवाल, गलफड़े ऑक्सीजन को हासिल करते हैं पानी में मौजूद, मछली के दान पे, मछली के फिल्स, कोई नहीं। ये पानी में हलशुदा जो है ऑक्सीजन को हासिल करते हैं, ये इसका जवाब है। Thank you. For more videos and latest updates, please follow our YouTube channel Learn with Azad.